बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले है 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, लंबाई 269 मीटर और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकी क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ थी। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर यह टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है। आइसबर्ग जो खतरा है इस जहाज के लिए ये वार्निंग इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स 2 बार बदलती है डेंजर जोन को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नोट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से यह जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। इस रात को जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है जिसे लुकआउट पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने क्या हो रहा है वो नजर रखते रहे। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही है। जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बहुत तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी इस क्रोज नेस्ट में बैठा है। अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को ब्रिज पर। चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर अपने आइसबर्ग से टकरा जाता है। यह आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रॉस नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 बिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ यह टकराव टाइटैनिक जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। अगर कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है इस जहाज का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सामने का ये वाला एरिया होता है बो। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं, और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ एरिया होता है वो पार्ट होता है कील। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ टकराता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया।
इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे हॉल्स भी पड़ गए। आप शायद ये सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था कि इसने टाइटैनिक जहाज को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। टकराव के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इंपैक्ट की वजह से देखा तो पाया गया कि यह जहाज तो डूब जाएगा। वह कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी है यहाँ पर। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप की साइड में हुआ, इसलिए ये जो डबल बॉटम हल था वह किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रिज हो चुके थे। उनमें पानी भर चुका था, लिमिट 4 तक ही। लेकिन 6 कंपार्टमेंट का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। यह अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास के जहाज होंगे वो हमारे सिग्नल को शायद पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद रात के 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया एक जहाज टाइटैनिक के पास मौजूद था। वो सिग्नल को पकड़ लेता है, रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि यह जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लायर्स और रॉकेट जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वह ध्यान दे देगी हमारी तरफ। लेकिन कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बैठने की। और टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि आखिरी में यह जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को यह रियलाइज हुआ तो लोगों में डर बैठ गया। लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। प्रॉब्लम यह थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी जिस पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। करीब 2:20 पर जहाज करीब 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वह हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से।
RMS कारपेथिया जहाज टाइटैनिक के लोकेशन पर पहुंचता है। रात के 3:30 बजे, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट्स में करीब 705 लोग निकल गए थे, उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशन कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और जहाज मौजूद था, टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के टकराने से 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था, सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग है। उसके बाद करीब रात के 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था, उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था, बस समुद्र में आगे नहीं चलना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था। रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीजन था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग रहे थे, तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा गिरा कि वो देखो, एक जहाज दूर दिखने लग रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लायर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे, उन्होंने आखिरी में रॉकेट को देखा था उस जहाज से निकलते हुए। उन्होंने कैप्टन स्टैनली लोड को भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन जो कैप्टन लोड थे उस जहाज पर, उन्होंने कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वह पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लोड ने इन रॉकेट को सीरियसली लिया होता, टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं, तब इन्हें कॉल्स मिलती है टाइटैनिक से। ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती है। इसके अलावा दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक का कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वह कैंसिल कर दी थी, ये सोचकर कि इस जहाज में क्या जरूरत है, ये जहाज तो अनसिंकेबल है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिंचेसन की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, जो ऑफिसर्स डेक पर मौजूद थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर लो। लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिंचेसन ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर दिया और उन्होंने जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी, यह आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज की, तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी के मुताबिक टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग दी गई थी कि आइसबर्ग है इस जगह पर, आराम से चलो, ध्यान रखकर चलो, लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था। ऐसा क्यों था? आखिर क्यों कैप्टन ने स्पीड स्लो नहीं किया? इसके पीछे की वजह को माना जाता है जोसेफ ब्रिज को, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को कहा कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा। कंपनी की तरफ से यहाँ पर जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिनों में ही कंप्लीट करना था, ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सके कि जहाज टाइटैनिक ना सिर्फ महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। वह नहीं चाहते थे कि जहाज की स्पीड स्लो हो। इस एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारे नए रेगुलेशन और स्टैंडर्ड सेट किए गए, जिससे कि ऐसे डिजास्टर फ्यूचर में ना हो। 1940 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके।
जो आइसबर्ग उनके रास्ते में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी ऑफ लाइट एट सी यानी कि सोलास ने ये नए रेगुलेशन बनाए, नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर। जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाएगा कि जितने भी जहाज है उन पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होनी चाहिए। इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज्यादा का समय लग गया। यह सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड और एक फ्रेंच के लुइस मिचेल उन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। दो अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। तो ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि टाइटैनिक के इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।